एंड जय हिंद। ठीक है, और आज हम लेके आए राष्ट्रपति की क्षमादान। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का क्षमादान है वो आपका अनुच्छेद 72 में है, और इससे पहले बार हम आपको सारी चीज़ बता चुके हैं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो आयुष्मान भक्त चैनल पर जाकर आप हमारे प्ले लिस्ट जो संविधान का लाइव क्लासेस लगा हुआ है उसमें जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो आप आराम से देख लें। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अनुच्छेद 72। ठीक है, तो कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान की बात की गई है। क्या कर रही है? राष्ट्रपति के क्षमादान की बात की गई है कि राष्ट्रपति किसी भी अपराध को, अगर कोई अपराधी ने कोई अपराध किया है या गलत किसी के साथ फंस गया है, फांसी हो गई है, उसको मृत्युदंड दे दिया गया है, कठोर सज़ा दे दी गई है 10 साल की या 10 साल या 15 साल की, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है या उसको कम कर सकता है। ठीक है, उस पर रोक लगा सकता है। तो इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछता है कि क्षमादान जो है वो कौन देता है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? अगर आपसे पूछेगा तो आप कहोगे राष्ट्रपति। कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। ठीक है, क्षमादान की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो ली कहाँ से गई है? तो आप कहोगे अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति इसको क्या करता है? स्वीकृति देगा, यानी कि छूट देगा या क्षमादान देगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो सलाह लेता है वो किससे लेता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति जो सलाह लेता है वो किससे लेता है, तो यहाँ पर हम लोगों के दिमाग में आइडिया रहता है कि मंत्रिमंडल से लेता है या फिर प्रधानमंत्री से लेता है। तो इस टाइम पे जहाँ क्षमादान की बात करेगा, राष्ट्रपति की किसकी बात करेगा? क्षमादान की बात करेगा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो सलाह लेगा किससे? ठीक है, किससे लेगा? आपका ना प्रधानमंत्री से लेगा, ये लेता है आपका गृह मंत्री से। किससे लेता है? आपका गृह मंत्री से लेगा। किससे लेगा? गृह मंत्री से लेगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपके दिमाग में बना रहता है। लेकिन यहाँ पर क्षमादान की बात होगी तो वहाँ पर ये जो लेता है सलाह वो किसकी लेगा? तो गृह मंत्री की लेगा, यानी कि गृह मंत्रालय से कह सकते हैं हम लोग, या गृह मंत्री की, उससे एडवाइस लेता है कि किसी की क्षमा माफ़ करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, और इस प्रोसीजर जो आपको दे रखा है वो अनुच्छेद किस में दे रखा है? किस में दे रखा है? आपका 72 में दे रखा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से क्षमादान इसके हाथ में होते हैं या कौन कौन सी शक्ति इसको क्या है? प्रदान है। ठीक है, तो पहली जो इसका नाम आता है वो है आपका पार्डन। पार्डन। ठीक है, पार्डन, ये इसकी पहली पावर रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस पर क्या अधिकार होता है? तो किसी भी सज़ा को ये पूर्णतः माफ़ कर सकता है। किसी भी सज़ा को क्या कर सकता है? पूर्णतः माफ़ कर सकता है। कर सकता है, ध्यान रखना। ये आपको क्या कर सकता है? ये पूर्णतः माफ़ कर सकता है, यानी कि उसके पास क्षमादान का पहला जो पैटर्न होता है वो पार्डन कहलाता है। और ये पार्डन के तहत क्या कर सकता है कि किसी भी सज़ा को क्या कर सकता है? माफ़ कर देगा, तुरंत पूर्णतः माफ़ कर सकता है। ठीक है, चाहे वो फांसी हो, चाहे कोई 10 साल की सज़ा हो, चाहे 5 साल की सज़ा हो, और इसके पास ये क्या रहता है? क्षमादान की पावर रहती है। और जो अथॉरिटी से कौन देगा? तो अनुच्छेद कौन देता है? 72 देता है। उसके तरह क्या करा? किसी भी सज़ा को क्या कर सकता है? पूर्णतः माफ़ कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन इस सज़ा को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, यानी इसके पास अब ये पावर नहीं है। पार्डन की जो पावर है वो उसके पास, राष्ट्रपति के आसपास नहीं है कि अब पूर्णतः किसी भी सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अगली बात करते हैं, अगली पावर कौन सी है इस पर? तो सेकंड पावर आता है इसका लघुकरण। किसी भी सज़ा का लघुकरण कर सकता है। लघुकरण। ठीक है, क्या कर सकता है? लघुकरण कर सकता है। लघुकरण में क्या होता है कि किसी भी सज़ा की क्या कर सकता है? ये प्रकृति को बदल सकता है। प्रकृति को बदल सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है सज़ा की? तो आप कहोगे प्रकृति को बदल सकता है। बदल सकता है। प्रकृति को क्या कर सकता है? बदल सकता है। प्रकृति को बदलने का मतलब, जैसे मान लो किसी को 10 ईयर की क्या हुई है? सज़ा हुई है, प्लस उसको कठोर भी दी है। 10 साल की कैसी सज़ा दी गई है? कठोर। 10 ईयर की सज़ा दी गई है, लेकिन कैसी वो सज़ा है? तो आप कहोगे कठोर सज़ा है। तो ऐसे मैटर में क्या कर सकता है वो कि कठोर सज़ा को हटाकर उस जगह पे क्या दे देगा? आपका 10 ईयर की साधारण सज़ा कर देगा। क्या करेगा? साधारण सज़ा कर देगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका लघुकरण का मतलब होता है कि छोटा, किसी चीज़ को कर दे, छोटी कर दे। किसी को 10 साल की सज़ा हुई है, मान लो, है ना, क्या हुई है? 10 साल की सज़ा हुई है, और कठोर है, तो उसकी प्रकृति कठोर होने की जगह पे वो क्या कर देगा? साधारण कर देगा।
किस पावर के तहत? तो लघुकरण जो क्षमा है उसके तहत इसको क्या है, अथॉरिटी प्रदान है। और ये कौन देता है? तो आपको अनुच्छेद 72 देता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का सेकंड क्षमादान है। क्या है? सेकंड क्षमादान है। तीसरी बात करते हैं और अगला आता है कौन? परिहार। कौन आएगा आपका? परिहार। तो उस परिहार को समझते हैं। परिहार में क्या करेगा? परिहार में ये टाइमिंग को चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? आपकी टाइमिंग को, जो टाइमिंग है वो उसको चेंज कर सकता है। तो अगला आता है आपका दूसरा एंड तीसरा बात करते हैं। तीसरी इसके पास रहता है कौन है? परिहार। क्या होगा? परिहार। तो परिहार में क्या होगा? तो आपको टाइम यानी कि समय को बदल सकता है। समय में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। समय में क्या कर देगा? परिवर्तन। समय में परिवर्तन का मतलब क्या है यहाँ पर? तो जैसे मान लो 10 ईयर की सज़ा है, ठीक है, प्लस मान लो कठोर भी है। तो अब किसी को सज़ा में परिवर्तन कराना है तो 10 ईयर की जो सज़ा है उसको किस में बदल सकता है? ये 5 ईयर की सज़ा में बदल सकता है। क्या कर सकता है? 5 ईयर की सज़ा को बदल सकता है। 10 साल की सज़ा को किस में बदल देगा? 5 ईयर में। किसके द्वारा? परिहार के द्वारा। और क्या कर सकता है? तो जिसको अब फांसी की सज़ा है, क्या है, मान लो किसी को फांसी की सज़ा है तो इसमें क्या बदल देगा? उम्र कैद में बदल देगा। किस में बदलेगा? उम्र कैद में, ठीक है। तो इसमें सकता है उम्र कैद कर सकता है। मान लो 20 साल की सज़ा भी बोल सकता है इसमें कि भाई फांसी ना देकर इसको कितनी सज़ा दे दो? 20 साल की सज़ा दो, या उम्र कैद की सज़ा दे दो, यानी इसे उम्र कैद दे दो। फांसी की जगह पे क्या करा सकता है वो? उम्र कैद। अब फांसी और उम्र कैद में क्या अंतर है? चाहे फांसी मिल जाए, एक ही बार में निपटारा हो जाता है आदमी का। 20 साल से ज़्यादा दी तो मर जाएगा घुट घुट के ऐसे ही, ठीक है। और मान लो उम्र कैद दे दी तो क्या तुम बचा लोगे? इससे अच्छे कि फांसी दे दो आदमी को, कम से कम एक बार निकल तो लेगा, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो ये किसके द्वारा अथॉरिटी है आपका? तो परिहार के द्वारा अथॉरिटी है। तो ये क्या कर सकता है? समय को बदल सकता है, ठीक है। तो ये भी राष्ट्रपति के पास क्या रहता है? ठीक है, अथॉरिटी रहती है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं और अगला आता है आपका कौन सा? एक और रहता है इसमें, चौथी की बात करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं ब्राह्म। क्या बोलते हैं इसको? ब्राह्म। ब्राह्म जो आपका क्षमादान है वो कब होता है? अगर कोई मरीज है, मान लो कोई किसी को सज़ा दी गई है ना, और उसका स्वास्थ्य क्या हो गया? खराब हो गया है, ठीक है। तो स्वास्थ्य खराब होने पर उसको तब तक वो सज़ा का भागीदार नहीं होगा। सज़ा का क्या होगा? भागीदार नहीं होगा जब तक कि वो स्वास्थ्य उसका ठीक ना हो जाए। तो ब्राह्म की जो व्यवस्था है वो स्वास्थ्य से लेकर है। किससे है? स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ से। स्वास्थ्य मतलब किससे है? हेल्थ से संबंधित है। अगर किसी का मरीज को सज़ा दी गई, मान लो, है ना, और सज़ा दी गई, अब मान लो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए और वो मेंटल पागल हो जाए, ठीक है, सज़ा सुन के बोले भाई साहब बहुत मिल गई है, अब लो भाई साहब हम तो गए, और पगलौटी काटने लगे, तो तब तक वो सज़ा स्टार्ट नहीं होगी उसकी जब तक उसका स्वास्थ्य क्या हो जाए? ठीक ना हो जाए। सीधे सीधे मतलब है कि पहले मारो, गोबर सुंगाओ और फिर उसके बाद फिर से तैयार करो उसे। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य अगर किसी का खराब है तो उस व्यक्ति की सज़ा स्टार्ट नहीं होती। जैसे मान लो किसी को 26 तारीख को मान लो कोई सज़ा हुई, 26 तारीख हुई मान लो, अब उसको 26 तारीख से मान लो उसे 5 साल की सज़ा सुनाई गई। कितनी सुनाई गई? 5 साल की। मान लो इसी के बीच में वो पागल हो गया, या मान लो उसको तबीयत खराब हो गई, यानी कि स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वो सज़ा 5 साल की जो है वो प्रारंभ नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो उसमें ये क्या कहता है? ब्राह्म लगा देता है। ब्राह्म लगा, जब ये ठीक हो जाएगा, मान लो 2 साल बाद सही हुआ, तो फिर ये सज़ा जो है ना वो 2 साल बाद ही काउंट होगी। यानी कि उसको होशो हवास में सज़ा देनी है कि हमने कोई कांड किया और इसलिए हम सज़ा दे रहे हैं। समझ मारी? तो ऐसी सज़ाओं को भी ये क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगला और अंतिम रहता है आपका, वो कौन सा रहता है? तो एक पावर इसके पास और रहती है, ठीक है। उस पावर का नाम देखते हैं क्या है। तो देखिए अगली पावर है आपका कौन? प्रतिलंबन है। कौन है आपकी? प्रतिलंबन। 5वां है ये आपका प्रतिलंबन है। प्रतिलंबन कब लागू होती है? तो जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति है, वो छुट्टी पर है या कहीं चला गया, बीमार पड़ गया, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे वो क्या कर देता है? प्रतिलंबन लगा देता है। प्रतिलंबन पावर लगा देता है। उसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी रोक। क्या होता है? अस्थायी रोक। अब उस मैटर में क्या होता है? जैसे मान लो किसी को सज़ा हो गई, अब सज़ा होने के बाद वो अनुच्छेद 72 का प्रयोग करवाना चाहता है। क्या करना चाहता है? अनुच्छेद 72 का प्रयोग करवाना चाहता है, ठीक है। अब अगर अनुच्छेद 72 का प्रयोग कराना चाहता है तो मान लो वहाँ पे राष्ट्रपति होगा ही नहीं। अब मान लो किसी को 27, आज क्या चल रहा है हमारा? सितंबर, 27 सितंबर को सज़ा हो गई। अब राष्ट्रपति क्या है? छुट्टी पर है, छुट्टी पर है, मान लो विदेश दौरे पे गया हुआ है, तो इस सिलसिले में क्या करते हैं मान लो, है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि स्थायी रोक जो होता है इसका प्रावधान दिया जाता है। तो उसको जैसे वो इस चीज़ को प्रूफ कराने की कोशिश करेगा तो प्रतिलंबन के द्वारा उसकी जो फांसी की सज़ा है, मान लो अगली तारीख मतलब 1
अगर सितंबर अक्टूबर में देने को है, अब मान लो इसके बीच में राष्ट्रपति है ही नहीं, अब वो कैसे प्रयोग करवाएगा? तो वो क्या करता है, प्रतिलंबन का प्रयोग करवाता है, और जो 10 तारीख को उसको फांसी देने की सज़ा होती है उसको क्या कर देता है, स्टे लगवा देता है। और जब राष्ट्रपति आता है तो इस स्टे को क्या करेगा, ओपन करेगा और इसकी बात सुनेगा। अगर इसकी बात सही मालूम हुई तो सज़ा को क्या कर सकता है, वो माफ़ करा सकता है, और अगर सज़ा नहीं हुई तो उसे दोबारा से अगली डेट क्या कर दी जाएगी, निर्धारित करा जाएगी, और उसको क्या कर दिया जाएगा, फिर से उसे कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये आपका क्या रहता है, अस्थायी रोक रहती है, प्रतिलंबन रहता है। तो 72 में कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। पहला था पार्डन के अनुसार क्या था, पूरी सज़ा को क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या था, लघुकरण था। लघुकरण में क्या कर सकते हैं, सज़ा को थोड़ा कम कर सकते हैं, यानी कि अगर कठोर सज़ा है तो उसे साधारण सज़ा में क्या होता है, बदला जा सकता है। ठीक है, और लघुकरण के बाद हमारा कौन सा था, तो आप कहेंगे परिहार था। कौन था, परिहार में क्या था, तो आपको समय को बदल सकते हैं, मतलब 10 साल की सज़ा हुई है तो उसे 5 साल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फांसी की सज़ा है तो उसे उम्र कैद में बदल सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका विराम मतलब होता है किसी को सज़ा सुनाएंगे और उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है या वो पागल हो जाता है तो उसके बाद उसके क्या करा जाएगा, जब पहले स्वास्थ्य ठीक कराया जाएगा और उसके बाद उसको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और अगला आता है प्रतिलंबन क्या होता है, अस्थायी रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी रोक। अगर राष्ट्रपति कहीं बाहर गया हुआ है या कहीं छुट्टी पर है तो अगर कोई अनुच्छेद 72 का प्रयोग करवाना चाहता है तो उस पर क्या लग जाएगा, प्रतिलंबन लग जाएगा, और उसकी सज़ा को क्या दिया, उस टाइम के लिए क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। मतलब उस टाइम के लिए क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मतलब ये चीज़ रोक दी जाएगी, और उसके बाद राष्ट्रपति अपना 72 का प्रयोग करके देखेगा, अगर सही है तो ठीक है, और नहीं होगा तो फिर उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये तो रहा आपका अनुच्छेद 72। क्या रहा आपका अनुच्छेद 72। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और अनुच्छेद 72 के बाद आपका जो स्टार्ट होता है एक और रहता है। अभी समाधान एक तो इसका हो गया, मतलब राष्ट्रपति का हो गया। अच्छा, राष्ट्रपति में एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है अनुच्छेद 72 के तहत, ये जो राष्ट्रपति है ये सैन्य जो मामले होते हैं, सेना से संबंधित जो सजाएं होती हैं, सेनाओं, हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सेनाओं से संबंधित सजाओं को भी माफ़ कर सकता है, सजाओं को भी माफ़ कर सकता है। आप ध्यान रखना, जो भी सेनाओं से लेकर संबंधित जो कोई भी अगर क्राइम है और सज़ा है तो उसको भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। ये इसके पास क्या है, अथॉरिटी है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन यहीं पर अगर हम साथ में पढ़ें तो एक अनुच्छेद आता है आपका, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161, और अनुच्छेद 161 जो है आपका, ठीक है, ये आपका है राज्यपाल से संबंधित। किससे है, राज्यपाल। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की छूट दी हुई है, तो इसी तरह से आपको जो राज्यपाल है उसको भी क्षमादान का क्या है, क्षमादान का अधिकार है। तो 161 के तहत राज्यपाल भी क्या दे सकता है, क्षमादान दे सकता है, लेकिन 2 कंडीशन पे नहीं देगा वो। ठीक है, कौन कौन सा, इसके पास 2 अधिकार नहीं है कि फांसी की सज़ा को किसी के नहीं रोक सकता, ये फांसी की सज़ा को मतलब फांसी पर रोक नहीं लगा सकता, ऐसे लिख देते हैं सीधे, फांसी पर रोक नहीं लगा सकता। क्या नहीं लगा सकता, रोक। ठीक है, दूसरा सैन्य में सेनाओं की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। तो ये कंडीशनों पे क्या होता है, राज्यपाल पे अधिकार नहीं होता है, बट राष्ट्रपति पे इन दोनों का अधिकार होता है। वो किसी की फांसी को भी रोक सकता है और सज़ा को फांसी पर रोक नहीं लगा सकता, या फांसी को क्या सकते हैं, फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। ये यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो आप, फांसी की सज़ा को क्या नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता, इसके पास ये अधिकार नहीं होता। सेना से संबंधित कोई भी जो आपकी सज़ा है उसको माफ़ नहीं कर सकता, कौन कर सकता, राज्यपाल। बाकी जो प्रयोग राष्ट्रपति के हैं वो सब क्या हैं, राज्यपाल के पास भी ये पावर है, ध्यान रखना। इसलिए आपने देखा होगा राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कभी भी पद पर रहते हुए मुकदमा, सिर्फ दीवानी मुकदमा तो आप चला सकते हो, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते, यानी कि क्राइम वाला मुकदमा नहीं चला सकते हो। मान लो राज्यपाल को आपने सज़ा सुनवा दी, वो सीधे उठाएगा 161 के अनुसार, वो अपने आप को क्या कर देगा, सज़ा माफ़ कर लेगा, बात खत्म कर देगा। राष्ट्रपति को सुनवा दिया आपने तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 72 के क्षमादान के तहत अपने आप को क्या कर लेगा, माफ़ कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी होंगी। तो ये आपकी रहती है कौन, 161 भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 72, दोनों में ध्यान रखना है इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति, ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, राष्ट्रपति की जो राष्ट्रीय आपात होती हैं, क्या होती हैं आपकी, राष्ट्रीय आपात होती है, उसकी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आपात कौन होंगे, आप 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात पढ़ते हैं। पहला आपात हमारा कौन होता है, राष्ट्रीय, ठीक है, और दूसरा कौन होता है अब बताएंगे हम आपको अभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। हेडिंग कर लेंगे हम लोग इसका, क्या, राष्ट्रपति
कि आपात, राष्ट्रपति के आपका आपात, के आपात लिख लेते हैं। बोलो राष्ट्रपति द्वारा कितने आपातों को लगाया जा सकता है, तो इनमें 3 आएंगे, आपको ध्यान रखना। पहला आता है हमारा राष्ट्रीय आपात, पहला क्या लगेगा आपका, राष्ट्रीय आपात, सही है। दूसरा कौन आता है आपका, इसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और इस टाइम पे जो पावर रहती है वो किसके पास आ जाती है, राज्यपाल के पास आ जाती है। अगला आता है आपका राष्ट्रीय आपात हो गया, ठीक है, आपातकाल भी कह सकते हो, राष्ट्रपति शासन हो गया। और तीसरा आता है वित्तीय आपात काल, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो आप आपातकाल। तो ये 3 प्रकार की पावर जो रहती हैं, 3 आपात जो रहती हैं वो किसके पास रहती हैं, तो आपको राष्ट्रपति के पास रहती हैं, ठीक है। इमरजेंसी जो है आपके राष्ट्रपति जो है, ये सब जो आपको लिया गया है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, हम आपको अलग अलग बताते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम पहले ध्यान देते हैं कि आपका कौन से अनुच्छेदों में इनको रखा गया है। तो देखिए राष्ट्रीय आपात जो है वो अनुच्छेद किस में है आपका, तो आपको 352 में है, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पूछेगा तो 4 जोड़ते जाओ, तो ये किस में आपका 356 में है। यहाँ पर अगर बात करेगा तो ये 360 में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 92, 56 और 60 में है। ये 3 प्रकार के आपके क्या हैं, आपात हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के जो आपात हैं, ठीक है, वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आपका राष्ट्रीय आपात जो है आपका वो किन किन कंडीशनों में लग सकता है, उनको हम लोग अभी आगे चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। तो इसको ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका अनुच्छेद कौन सा है आपका 352 है। ये कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले तो यही बात करते हैं, कहाँ से लिया, तो आप कहोगे इसको लिया गया है जर्मनी से, बिल्कुल अलग अलग पढ़ेंगे इसको। तो कहाँ से लिया गया ये आप कहोगे तो जर्मनी से लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किन किन कंडीशनों पर राष्ट्रीय आपात लग सकता है, राष्ट्रीय आपात किन कंडीशनों में लगाया जा सकता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या आएगी आपकी, कि अगर किसी विदेशी ने क्या कर दिया हो, आक्रमण कर दिया हो, यानी कि कोई विदेशी आक्रमण हुआ, किसी देश ने क्या कर दिया हो, आक्रमण कर दिया हो, विदेशी आक्रमण कर दिया हो, यानी विदेशियों का क्या हुआ हो, आक्रमण, मतलब किसी देश ने अटैक कर दिया बॉर्डर पे, है ना। तो उस टाइम पे क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या लगा देगा, राष्ट्रीय आपात लगा देगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, यानी कि देश के अंदर क्या हो गया हो, सशस्त्र मतलब होता औजार के द्वारा क्या हो गया हो, विद्रोह हो गया हो, क्या हो गया हो, विद्रोह। तो 2 कंडीशन ध्यान रखना आपकी, विदेशी आक्रमण हुआ हो या सशस्त्र क्या हो गया हो, विद्रोह हो गया हो। तो इन कंडीशनों पे क्या लग जाता है आपका, तो आप कहोगे क्या लगता है, राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं। इसका अधिकार किसके पास है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति के पास, किसके पास है, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति ही इसको क्या कर सकता है, लगा सकता है। जब इमरजेंसी लगाता है तो राष्ट्रपति कितने दिनों को लगाएगा, कितनों दिनों के लिए लगाता है, तो आपको 30 दिनों के लिए लगाता है, ठीक है। कितने दिनों को, 30 दिनों के लिए। अच्छा, सलाह किससे लेगा, ये सलाह किससे लेगा, एडवाइज किससे लेगा, तो मंत्रिमंडल से लेगा, किससे लेगा आपका, मंत्रिमंडल से लेगा, ध्यान रखना है आपको। एडवाइज हमेशा किससे लेगा, मंत्रिमंडल से लेगा। अब इसी के बीच में इसके 30 दिन के अंदर ही इसको क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन लाना पड़ता है, अनुमोदन। अब ये अनुमोदन कहाँ से आएगा, तो आपको कौन देगा अनुमोदन, तो आपको संसद देगी, कौन देगी, संसद। अब संसद में कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये मान लो हमारी क्या है, संसद है, और इसमें 2 भाग होंगे, एक आपका लोकसभा का, एक आपका राज्यसभा का। तो इनसे क्या लेता है, वो अनुमोदन लेता है। जब अनुमोदन मिल जाएगा तो इसे कम से कम कितने वर्ष तक और कितने टाइम हो जाता है इसका अधिकतम, तो 6 माह। यानी कि राष्ट्रपति जो काल है वो कितने महीने के लिए लगाया सकता है, तो आपको 6 माह, कम से कम कितना, 6 माह तक तो लगाया ही जा सकता है, ठीक है। कितना लगाया जा सकता है, 6 माह तक तो लगा सकते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर पूछता है कि राष्ट्रपति इसे कितने दिन को लगा सकता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि राष्ट्रपति कितने टाइम तक इसको लगा सकता है, ठीक है। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति जो लगाएगा वो कितने टाइम तक लगा था आपके, तो आप ध्यान रखना राष्ट्रपति सिर्फ 30 दिन को लगाएगा, कितने दिन को, 30 दिन को, समझ में आ गई बात होगी।
हाँ भाई कितने दिन में, 30 दिन के लिए राष्ट्रपति लगा सकता है, लेकिन टोटल कितना लगेगा ये 6 माह के लिए, ठीक है। और ये जो 6 माह हैं, अब देखो आपके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सर 6 माह ये हो गए, 30 दिन ये हो गए, ये तो 7 महीने हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये 30 दिन सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि इसी में क्या करो, राष्ट्रपति से मतलब सलाह ले लो, किससे, मंत्रिमंडल से, और अनुमोदन ले लो किससे, संसद से। किससे ले लो, संसद से। तो ये टोटल 6 महीने होते हैं, समझ में आ रही है। 30 महीने, वो 3 माह ये वाले, और 6 कितने हो गए, तो ये टोटल ही 6 महीने काउंट होंगे उसमें, ठीक है। वो 30 दिन काउंट उसमें अलग से काउंट नहीं किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। भाई कब कब लगेगा, तो आपको जब विदेशी आक्रमण होगा तब आपका राष्ट्रीय आपात लग सकता है। सशस्त्र विद्रोह होगा तब भी राष्ट्र लग सकता है। कौन लगाएगा, तो राष्ट्रपति। कितने दिनों को, 30 दिन के लिए। सलाह किससे लेगा आपसे, तो आपको मंत्रिमंडल से लेगा। अनुमोदन कहाँ से लिया जाएगा, संसद से। कितने टाइमिंग तक, 6 माह तक। कौन देगा इसको अनुमोदन, तो आपको लोकसभा और राज्यसभा देगी। कितने लोगों की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, और राष्ट्रपति वाला हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है। तो ये 30 दिन इसमें कभी भी इसमें 30 दिन क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, यानी टोटल 6 महीने होते हैं। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। हर 6-6 महीने करके आप आगे तक भी बढ़ा सकते हो। अगर मान लो इमरजेंसी नहीं खत्म हो पाती है तो फिर से 6 महीने का अनुमोदन, फिर 6 महीने का अनुमोदन, ऐसे करके आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है, कहाँ से क्या कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा हमने आपको बताया कहाँ से लिया गया है, तो आप साफ साफ बता देंगे कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी पावर जो है वो कहाँ से, जर्मनी से है। अब आगे बात करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात मान लो देश में लग गया, क्या हो गया, राष्ट्रपति जो आपका आपात है वो देश में लग गया, उसी टाइम पर एक अनुच्छेद इसमें जागृत हो जाता है, यानी कि एक अनुच्छेद आ जाता है, ठीक है। इस अनुच्छेद को हम लोग कहते हैं क्या, 358, अनुच्छेद 358 में लिखा हुआ है कि जैसे राष्ट्रीय आपात लगेगा आप क्या करो, संविधान की रीढ़ को तोड़ दो, यानी कि सस्पेंड कर दो। संविधान की रीढ़ को क्या कर दो, तोड़ देता है, ये ध्यान रखना। 358 क्या करेगा, तो ये क्या करता है, संविधान की रीढ़ को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, मतलब तोड़ देता है। अब आपके माइंड में आता होगा सर ये रीढ़ क्या है, तो अनुच्छेद 19 जो है, क्या है, अनुच्छेद 19, ये क्या है आपका, रीढ़ कहलाता है, संविधान का रीढ़। इसमें क्या होता है, इसमें बोलने की अभिव्यक्ति दी जाती है, बोलने की अभिव्यक्ति है, मतलब व्यक्ति क्या कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है। दूसरी कंडीशन, आप किसी दूसरे में राज्य में क्या कर सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो, ठीक है। वहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हो, वहाँ क्या कर सकते हो, अपनी सभाएं कर सकते हो, समझ में आया। तो ये सारी 6 चीज़ें इसमें दी हुई, ध्यान रखना, ठीक। क्या दे रखी होती है, 6 चीज़ें दे रखी होती हैं। बोलने की अभिव्यक्ति है, संपत्ति है, व्यापार है, सभा कराने का है, ठीक है, और आज़ादी है, मतलब वहाँ पे जीने की आज़ादी है, ठीक है। ये सब आपकी क्या है, अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, ठीक है। हमने अनुच्छेद आपको पढ़ा रखा, मूल अधिकारों में होगा, आप उनमें जाकर आराम से हमारा वीडियो देखकर आराम से देख सकते हैं। इसमें पूरे सारे मूल अधिकार के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं राष्ट्रपति तक के, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 19 को क्या कहते हैं, रीढ़ कहते हैं, यानी कि बोलने की आज़ादी या संपत्ति अधिकार या सभा करने की आज़ादी क्या कर ली जाती है, आपसे छीन लेगा। कौन छीन लेगा, 358 सीधे कहता है कि जैसे ही आपात लगे, ठीक है, वैसे ही कौन तैयार हो जाता है, एक जिन तैयार हो जाएगा, कौन, 358, और वो तुरंत कहेगा क्या करो, 319 को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, सस्पेंड कर दो। 319 को, सॉरी 19 को, अनुच्छेद 19 को क्या कर दो, सस्पेंड कर दो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान की रीढ़ कहते हैं, क्योंकि इसमें सब चीज़ें क्या है, हमारी आज़ादी की हैं, और इन्हीं को वो क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, ठीक है। और मान लो आप, मतलब जैसे दुर्गा पूजा होती है तो हम लोग रास्ते में पंडाल लगा लेते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो क्या करते हैं, क्या नाम, नमाज़ पढ़ने लगते हैं। अब मान लो लग जाए इमरजेंसी, वैसा अब वो वहाँ पहुँच गए, ठीक है, और वहाँ पूरा रोड बंद है, पंडाल लगा रखे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ से आर्मी आई वहीं निकलने के लिए, वो कहेंगे भाई कैसे, भाई यहाँ पे कैसे लगा रखा है, बोले नहीं, वो हमारा तो क्या नाम है, अनुच्छेद 19 हमसे कहता है कि हम अपनी आज़ादी है हमें सब चीज़ करने की, ठीक है। तो तुरंत पुलिस वाले क्या कहेंगे, भाई साहब तुमने अनुच्छेद क्या पढ़ा, 358 नहीं पढ़ा, कि इमरजेंसी लगते ही क्या हो जाता है, रीढ़ को ख़त्म कर दिया जाता है। तो 358 क्या कहता है कि अगर कोई आपको बोल रहा है तो आप उसको क्या करो, तुरंत ठोको, बिना पूछे ठोको। बोले ये कोई आज़ादी नहीं है आपको, 319 क्या है, सस्पेंड कर चुके हैं हम लोग, क्या कर चुके हैं, 319 को हटा सकते हैं। आप सभाएँ कर सकते हो, व्यापार नहीं कर सकते हो। अब जैसे मान लो भाई सब वहाँ पर चला आपात लगी पड़ी है, वहाँ आर्मी जा रही लगातार, आप दुकानें खोले बैठे हो, ठीक है, तो क्या ये सही है, तो ये इमरजेंसी में क्या करें, दुकानें भी आप नहीं खोल सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते हो, ठीक है। चाहिए ध्यान रखना। तो 358 क्या कहता है कि तुरंत जैसे ही मिल जाए तुरंत तोड़ दो, क्या कर दो, तुरंत ठोको, ठीक है।
हाँ, तो ध्यान रखना जैसे कोई पूछताछ नहीं होगी इसमें, ध्यान रखना 358 एक्टिव है इमरजेंसी में। ध्यान रखना आप किसी भी पुलिस वाले या आर्मी वाले से इन ऑफ वट नहीं कर सकते, मतलब किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते। अगर मान लो आप अपना भाई कहोगे कि भाई 319 कहता है कि हम सब काम कर सकते हैं, तो लेकिन वो कहेगा भाई साहब तुमने 358 नहीं पढ़ा। 358 क्या कहता है कि मैं इस बात को कहता हूँ कि 19 को क्या कर दो, ख़त्म कर दो। ठीक है, तो तुरंत बिना पूछे क्या कर दो, ठोको। ठीक है, कोई मतलब नहीं उस चीज़ों में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें क्या है, आपको पूछेगा कि कौन सस्पेंड कर दिया जाता है, कौन सा अधिकार, तो आप कहोगे 19 को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, जैसे हमारा क्या है, ये मूल अधिकार है। तो कौन खत्म करेगा, 358। जैसे ही इमरजेंसी लगी 352 क्या हुआ, एक्टिव हुआ। उसी के साथ में एक और भाई साहब एक्टिव हो जाते हैं, कौन, 358। और इनका अटैक सिर्फ क्या होता है, 19 किस पे होता है, 19 पर। और 19 को क्या कहते हैं, संविधान की रीड करते हैं कि बिना पूछे धड़ाक से मारो। इमरजेंसी में और कोई बाहर टहलता हुआ मिल जाए, सभा करते हुए मिल जाए तो ठोक दो उसको। ठीक है, ध्यान रखना। इसी के साथ एक और आता है, और मान लो आपका एक आता है अनुच्छेद 359 एक अनुच्छेद जागृत होता है यहाँ पर, और ये कहता है, ये मूल अधिकारों का क्या करता है, संरक्षण करता है। ध्यान रखना आपातकाल में क्या करेगा, संरक्षण करता है। और ये कहता है कि पहले क्या कर लो, पूछ लो, क्या करो, पूछो और फिर मारो। क्या करो, पहले पूछो कि वास्तव में उसे ज़रूरत तो नहीं है किसी मूल अधिकार की। अगर उसे ज़रूरत नहीं है और फिर आप क्या कर सकते हो, आराम से उसे क्या करो, क्लियर कर दो इस चीज़ को। जैसे मान लो भाई हमारा, मान लो ये भारत है, अब जम्मू कश्मीर में अगर मान लो कोई लड़ाई फड़ाई छिड़ गई, तो यहाँ से तो कोई मतलब है नहीं। अब मान लो यहाँ तमिलनाडु में अगर इमरजेंसी की, वहाँ भी भाई साहब दुकानें बंद रहेंगी, तो इमरजेंसी तो पूरे भारत में रहेगी। लेकिन 359 जो वो ये बात कहता है कि तमिलनाडु मान लो व्यापार करना चाहें तो कर लें, है ना, सभाएं करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, बोलने के व्यक्ति वो आराम से वहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 359 क्या कहता है कि आप पहले से पूछ तो लो कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तब उसको जाकर मारो, है ना, मतलब तब आप मूल अधिकार को छीन लो। वहाँ पर जिस राज्य में, जैसे जम्मू कश्मीर है, तो आपको टोटल छीनना पड़ेगा। 358 अथॉरिटी देगा इस बात की कि आप सबको क्या करो, छीन लो। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन 359 क्या कहता है कि अगर मान लो कहीं पर जरूरत नहीं है, बोले यहाँ पर तो आर्मी आ ही नहीं रही, आर्मी तो ऊपर काम कर रही है, तो नीचे वालों पर इमरजेंसी होते हुए भी क्या कर सकते हो, उनके मूल अधिकारों को ना छीनो। अगर जरूरत है तो आप तुरंत छीन लो, यानी कि तुरंत ठोको। ठीक है, 358 कहता है कि बिना पूछे मारो। ठीक है, बिना पीछे क्या करो, ठोक दो। और 359 क्या कहता है, पहले पूछ लो और उसके बाद क्या करो, उसको तोड़ो। समझ में आया। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तीनों आपके अथॉरिटी देते हैं जब आपात लगेगा तब। और ये दोनों अनुच्छेद किससे संबंधित हैं, तो आपातकाल से। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से अनुच्छेद हैं जो आपात के समय क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो 358 क्या करता है, संविधान के रीड को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, यानी कि इसका सस्पेंड कर देता है। 19 को क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, जिसमें हमें बोलने की आज़ादी है, संपत्ति सभाएं करने की, इन सबको सस्पेंड कर देगा। 359 कहता है कि देख लो पहले जरूरत उन लोगों को वहाँ पर है या नहीं है हमें आपात लगाने की। ठीक है, तो उसको पूछने के बाद उसको क्या करो, सस्पेंड कर दो, उस मूल अधिकार को क्या कर दो, सस्पेंड कर दो। ठीक है, यानी कि छीन लो उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना। अब जैसे मान लो भाई साहब होता क्या, आपको लगती हो कि सर इसकी क्या जरूरत है, भाई मूल अधिकार हमारा रहने देते हैं बोलने के लिए। अब मान लो वहाँ आपात लगी पड़ी है, अब भाई साहब तुम क्या करो, हमें रोजगार दो, हमें क्या दो, रोजगार। सरकार कहाँ से रोजगार देगी, वो खुद फंसी पड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, 19 ही आपको बोलने का अधिकार दे रहा है कि हमें भाई रोजगार दो, रोजगार दो। 19 सबसे पहले किसको सस्पेंड करा, 19 को सस्पेंड करा। अब तुम जाओगे भाई साहब पुलिस वालों से, हमें क्या करो, हमारी मांगें पूरी करो, तो वो तुरंत डंडा निकाल लेंगे, वो लाओ आज तुम्हारी मांगें हम पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों मारेंगे वो, क्योंकि आपको क्या है, 19 को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया। अब आप नहीं मांग सकते हो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे रोजगार, एक नौकरी नहीं मांग सकते आप। ठीक है, मान लो कोई, अब मान लो रोड है, मान लो यहाँ से रोड है जम्मू कश्मीर के लिए, मान लो यहाँ कोई रोड जा रहा है। ठीक है, भाई साहब आप यहाँ नमाज पढ़ रहे हो, पांडाल लगाए बैठे हो, यहाँ से आर्मी गुजर रही है। ठीक है, तो आप तो कहोगे भाई साहब हमारा तो अधिकार है सभा लगाने का, है ना। तो क्या कहेगा वो तुरंत, भाई साहब तुमने संविधान नहीं पढ़ा, क्या हुआ, संविधान नहीं पढ़ा। संविधान नहीं पढ़ा तो अनुच्छेद 358 नहीं पढ़ा। वो क्या कहता है कि 319 तुम्हारा क्या कर लिया गया है, छीन लिया गया, सस्पेंड कर लिया गया, लाओ लठियाओ इनको। ठीक है, भाई साहब पिछवाड़ा लाल कर देगा मार मार के। सही है, तो कृपा करके अपने अनुच्छेद वहीं काम करेंगे जहाँ जरूरत है, हर जगह मत करना। इसी को लेकर 359 क्या कहता है कि पहले पूछ लो भैया यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, मान लो वहाँ एरिया में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उस एरिया पे क्या करना, उनके मूल अधिकारों को उन्हें दे दो, उन्हें अपनी मांग करने दो। सही है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में लग गया इमरजेंसी, तो यहाँ तो फ्री हैं वो लोग, तो यहाँ तो अपना व्यापार भी करें, बोलें भी, एक दूसरे से बात भी करें, सरकार से रोजगार भी मांगें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, पहले पूछ लो फिर ठोक दो। और ये क्या कहता है, बिना पीछे ठोको। जब जब आपात लगेगा तब तक 358 स्टार्ट होगा। 357 अगर स्टार्ट होगा तो अनुच्छेद 19 क्या होगा, आपका डैमेज होगा, यानी कि सस्पेंड होगा। ध्यान रखना, इसके तहत कुछ मूल अधिकारों का क्या करता है, संरक्षण प्रदान कर देता है कि अगर किसी को बोलने की आज़ादी है तो वहाँ पर बोल सकता है, लेकिन फालतू नहीं बोलेगा। मान लो अब आपने मांग करी
तो वो क्या कहें भाई साहब पहले इमरजेंसी है, पहले देश देख लें, उसके बाद आपको रोजगार की बात करेंगे। लेकिन आप उनके पीछे बढ़ गए, बोले हमारा तो आपका अधिकार है, 359 कहता है इस बात को। तो वो कहता कोई 359 नहीं है, ठीक है क्या करो, ठोको इसको, अब ये ज़्यादा बोल रहा है, इसको तुरंत तोड़वा दो पुलिस से पकड़ के, ठीक है। तो ये उस कंडीशन पर दोनों अनुच्छेद आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं और क्या क्या करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत हो तो बताओ, हो गया होगा क्लियर, ठीक है। देखिए और चीज़ें समझते हैं यहाँ पे। आपका एक है एक आपका मूल अधिकार हमने पढ़ाया होगा, उसमें बेगारी का आता है, क्या आता है, बेगारी का। बेगारी का मतलब उसमें ये होता है कि अगर जैसे मान लो आप किसी से काम करवाते हो तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, आप ज़बरदस्ती किसी से फ्री में काम नहीं करा सकते। लेकिन अगर इमरजेंसी लगी है, क्या लगी है, राष्ट्रीय आपात लगी है, तो आप सरकार जो है वो आपसे फ्री में काम करवा सकती है। जैसे मान लो आर्मी की जरूरत पड़ जाए तो सबसे पहले वो एनसीसी वालों को बुला लेंगे, क्या करेंगे, एनसीसी वालों को बुला लेंगे। उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो रक्षा मंत्रालय में जमा होते हैं, तो वहाँ से वो कैप्चर करके, क्योंकि वो ट्रेनिंग भी होती है उनकी बाकायदा वैसी, तो उनको तुरंत बुला लेंगे। मान लो उस पीरियड में वो पैसा नहीं देती है सरकार, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको इस बात का क्या है, अधिकार है कि वो इमरजेंसी में किसी को भी अपने भारत नागरिक जो भी है उसको बुला सकते हैं और उसको पैसा नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना रखना। वहाँ मूल अधिकार हमारा है कि हम बेगारी हम पर कोई नहीं ले सकता, बिना पैसा कोई काम नहीं करा सकता। लेकिन इमरजेंसी में सरकार या कोई भी हो, जैसे मान लो सरकार है, कोई हमसे जबरदस्ती काम करवाए, बोले भाई सरकार की कोई योजना आई है और वहाँ पे काम करना और सरकार पैसा तुम्हें नहीं देगी, तो उस टाइम पे मूल अधिकार हमारा है कि भाई साहब बिना पैसा से हम काम नहीं कर सकते। आप मना भी कर सकते हो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इमरजेंसी है तो आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका आपात में भी आपका वो वाला अनुच्छेद भी क्या कर लेते हैं, छीन लिया जाता है कि आपात में आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो अभी तक कितने राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी कितने आपात लग चुके हैं अभी तक, तो आपको भी 3 बार लग चुके हैं। कितनी बार लग चुके हैं आपात, 3 बार, ठीक है। जैसे पहला लगा था 1962 में, कब लगा था, 1962 में। किसका युद्ध हुआ था ये, भारत और चीन, ठीक है। फिर अगला लगा था 1972 में, किसमें हुआ था, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और अगला आता है आपका 1975 में, ये आपको शांति को लेकर इंदिरा गांधी ने लगा दिया था, ठीक है। उसके बाद ये अधिकार छीन लिया गया था, तब तक इसके लिए नहीं लगा, तो आंतरिक अशांति के लिए लग गया था ये, आंतरिक अशांति, ठीक है, अशांति, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो 1972 और 75 में 3 बार इमरजेंसी अभी तक लग चुकी है हमारी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, तीनों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर राष्ट्रीय आपात लगती है तो राज्य सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, राज्य सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य सरकार पे क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा राज्य सरकार पर, ठीक है। तो राज्य सरकार पे क्या पड़ता है, तो आप ध्यान रखना, इसकी बजट जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। बजट, जो बजट होगा वो राज्य सरकार क्या कर जाएगा, खत्म कर दिया जाता है, उस टाइम बजट पेश नहीं होगा राज्य सरकार का। और क्या होता है, तो इनकी जो सूची होती है, राज्य सूची, उसका भी अधिकार क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो ये प्रभाव पड़ेगा आपका बजट पे, ठीक है। अब अगर राज्य सूची छीन ली जाएगी तो आपका सीएम को भी क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर रोक लगा दी जाती है सीएम पे भी, क्योंकि सीएम के अंतर्गत ही आएगा कौन, राज्य सूची, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ कि वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते, वो समझ में आ गया। आपातकालीन में सब पावर किस पे पहुँच जाएगी, राष्ट्रपति पे पहुँच जाएगी, जो राष्ट्रपति कहेगा राज्य में भी वही करना पड़ेगा, बोलो यस या नो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसने राष्ट्र आपात लगा दिया है और आप मान लो यूपी वाले हैं या फिर तमिलनाडु वाले हैं, वो अपना आराम से काम करे पड़े हैं, ठीक है, चीज़ों को चलाए पड़े हैं भाई साहब, मतलब दंगे कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, तो ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। तो ये अथॉरिटी है, आराम से इन चीज़ों को पहले ही वो क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, यानी कि कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, राष्ट्रीय आपात था, ठीक है। इसके 2 आपात बचे हैं आपके, एक राष्ट्रपति बचा हुआ है और एक आपका वित्तीय बचा हुआ है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। इस बार हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं दोबारा से। भाई राष्ट्रीय आपात जो है, राष्ट्रीय आपात का कब लगेगा, तो आपको जब विदेशी आक्रमण हो जाए, क्या हो, विदेशी आक्रमण हो जाए, तब राष्ट्रीय आपात लगता है। कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो 392 में दिया हुआ है। कहाँ से लिया गया, तो आपका कोई जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। सलाह कौन देगा, तो मंत्रिमंडल देगा। राष्ट्रपति कितने दिन को लगा सकता है, तो 30 दिन को लगाता है। अनुमोदन कितने दिन में प्राप्त हो जाता है, आपको कौन देगी, संसद देगी। संसद कितने दिन का छूट देती है, 6 माह, और 6 माह करके हम इसको आराम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं
जैसे राष्ट्रपति आपात लगेगा इसके बाद एक अनुच्छेद लागू होता है, कौन सा? 358। 358 किसको खत्म करेगा? अनुच्छेद 19 को। भाई साहब क्या कहता है कि तुरंत इसको सस्पेंड कर दो। क्या कर दो? तुरंत सस्पेंड कर दो। वहाँ यहाँ के लोग तो वरना दंगा करेंगे फिर, है ना, और लोग काम कर रहे होंगे अपने सब चीज़ें, तो ये तुरंत सस्पेंड कराता है। लेकिन 359 होता है, वो क्या करता है आपको? कहता है कि पहले पता कर लो कि वहाँ पर इमरजेंसी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो उन लोगों को अपना वर्क करने दो, यानी कि क्या कर दो? उनका मूल अधिकार चलने दो। तो संरक्षण कौन प्रदान करेगा इसको? तो आप 359 करेगा कि वहाँ पर काम क्या हो? चलने दो। लेकिन अगर ज़रूरत वहाँ पे लगाने की है या वहाँ पे मूल अधिकार छीनने की है तो तुरंत छीन लो, ठीक है, धार को। तो क्या हुआ बताइए आप? 58 क्या करता है? कहता है कि बिना पूछे ठोको। क्या करो? बिना पूछे मारो, तोड़ो, ठीक है। लेकिन 359 क्या कहता है? पहले पूछ लो और उसके बाद क्या करो? मारो, यानी कि ठोको, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों आपके संरक्षण रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। राज्य सरकार से क्या प्रभाव पड़ जाएगा? तो आपको उनका बजट को क्या कर लिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। और राष्ट्र सूची को क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। राष्ट्रपति जो कहेगा वही उनको क्या होगा? मान्य होगा। कितनी बार अब तक लग चुका है? तो कहोगे 3 बार लग चुका है, ठीक है। कौन लगा? 62 में भारत चीन, 72 में भारत पाक, और 1975 में आंतरिक शांति इंदिरा गांधी ने लगाया था। ये भारत और पाक में लगा था ना, कच्छ के लिए लगा था। कच्छ में हुआ ना बांग्लादेश के लिए, मतलब बांग्लादेश में जो घुस आए थे उन लोगों को बाहर निकालने के लिए लगा था, ध्यान रखना ही, पाकिस्तान, और बाद में बांग्लादेश वालों को उनको वापस कर दिया था। ये भारत चीन में लगा था। तो 3 बार अभी तक आपात लग चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत मिलेंगे आपको राष्ट्रपति के 2 और जो इमरजेंसी हैं उनको लेकर, कौन कौन सा आपका राष्ट्रपति शासन और वित्तीय शासन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद में इन तीनों का जो हम एक प्रोफार्मा तैयार करेंगे, उनकी तुलना करेंगे कि कहाँ पर कितने की जरूरत पड़ेगी और कैसे प्रश्न आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी। जय भारत और जय हिंद।